हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 7 अक्टूबर सैटरडे का दिन और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज एनालिसिस की। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आज फ्रंट पेज पे है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स को एज इट इज रखा है 6.5%। मैं लगातार आपको अपने चैनल पे बताते आ रही हूँ, पिछले 2-3 महीनों से लगातार मैं बता रही हूँ कि आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और ऐसे में आरबीआई किसी भी तरह के रेपो रेट्स में चेंजेस नहीं करेगा। चाहे महंगाई को काबू करने के लिए सरकार या आरबीआई को कुछ और चीजें सोचनी पड़े, लेकिन रेपो रेट में चेंजेस मुश्किल है होने। उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूं कि इलेक्शन ईयर, प्री इलेक्शन ईयर में सरकार किसी भी तरह के कंज्यूमर्स का गुस्सा झेलने के लिए रेडी नहीं होती है और रेपो रेट्स में इजाफा करना कॉर्पोरेट्स को भी गुस्से में लेके आता है और नॉर्मल जनता पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। नॉर्मल जनता जो कर्जा लेके फ्लैट खरीद रही है, गाड़ियां खरीद रही है, मतलब बैंक से लोन लेके, है ना, उनपे उनके लोन्स महंगे हो जाएंगे, वो डिस्करेज होंगे। तो प्री इलेक्शन ईयर में सरकार का एजेंडा रहता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सस्ती की जाए, मतलब कि बैंक से लोन वोन ले और इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा चीजें रन करें, है ना कि खरीदने को डिस्करेजमेंट मिले। तो इसके चलते रेपो रेट एज इट इज रखी गई है। ये न्यूज मैं आपको बताई जा रही थी काफी टाइम से। बस फ्रेंड्स, तो इसके अलावा कुछ और खास न्यूज एज सच, मतलब जिनका शेयर मार्केट पे डायरेक्ट, शेयर्स पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं। ठीक है, आईपीओ में जो भी इंटरेस्टेड रहते हो वो ये वाली आईपीओ वाली न्यूज अच्छे से पढ़ लें कि इस साल आईपीओ में जो इतनी तेजी रही है ना, उसका एक्चुअल रीजन था कि जो प्री आईपीओ जो सौदे हुए हैं वो पहले ही काफी बिके हुए थे, मतलब कि पहले इन पे काफी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, लेकिन इस साल वो आईपीओ आपके पास आने से पहले, मतलब उस कंपनी का शेयर, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किसी भी कंपनी का शेयर पब्लिक डोमेन में बिकने के लिए आना। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि पहले से पहले ही, आपके हाथों में आने से पहले ही शेयर्स को जो भी अच्छे से जानने वाले लोग होते हैं वो पहले ही उन शेयर्स को खरीद के बैठे होते हैं। आप लोगों के पास तो वो बहुत ज्यादा हाइप होने के बाद आप लोगों के पास पहुंचता है। तो जो भी आईपीओ में डील करते हैं वो देख लीजिए, आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का व्यू है किसी कंपनी में तो ही आप जाके आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट पेज पे जो एक सबसे अच्छी न्यूज है, इस न्यूज तो काफी है लेकिन इन न्यूज में जो सबसे अच्छी न्यूज मुझे मिली और जिसका कि अभी करंटली अभी आने वाले सप्ताह में असर हो सकता है, ट्रेडिंग वगैरह देखी जा सकती है इस शेयर में। टीसीएस का शेयर बायबैक पर विचार, मतलब कि 11 अक्टूबर को टीसीएस की एजीएम होनी है और टीसीएस उसमें बायबैक का प्लान कर सकता है, बायबैक की घोषणा कर सकता है। इससे पहले जो बायबैक हुआ है टीसीएस का वो 4500 के आसपास का हुआ है ना। ये देखिए 2022 में हुआ था जब 4500 के आसपास का इसका बायबैक था। बायबैक भी बहुत बड़ा था, 18,000 करोड़ रुपए का कंपनी बायबैक लेके आई थी। और अब इस वक्त जो बात करें कि 11 अक्टूबर को जो एजीएम होने वाली है, ये जो अभी टीसीएस के शेयर में जो तेजी आई थी ना, ये 3300 से, और इस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा है 3600 के आसपास। तो ये वही लोग होते हैं जिन्हें इस न्यूज का पहले से पता होता है और वो जाके शेयर को पहले नीचे के भाव पे खरीद लेते हैं। अब यहाँ क्या चलेगी, अब यहाँ पे ट्रेडिंग चलेगी। जैसे ही ये इशू प्राइस आ जाएगा ना कि भाई टीसीएस 4000 पे या 4500 पे या फिर और ज्यादा पे बायबैक लेगा, तो अब उसके नाम का ना ऑपरेटर और ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे, है ना। क्योंकि जब भी किसी शेयर में बायबैक की न्यूज आती है तो फिर उस शेयर में जो रिटेलर्स लोग हैं, हम लोग हैं, वो ये तो सोचते नहीं है कि भाई बायबैक होगा केवल अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं उसमें से केवल 2 4 5 शेयर्स का, है ना। हम क्या देखते हैं, अरे टीसीएस ना 4500 रुपए पे या 5000 रुपए पे शेयर्स लेगी हमसे, हम बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि हम एक तो ऑलरेडी, आप उस प्राइस, मतलब आप सोच रहे हो जो ये 3300 के आसपास ये शेयर घूम रहा था और आज 3600 रुपए ये ऑलरेडी हो चुका है, तो 300 रुपए तो ऑलरेडी ये शेयर महंगा हो चुका है बिना बात के। और अब जैसे ये न्यूज मार्केट में आई है, अब यहाँ पे ट्रेडिंग चलेगी और सबसे ज्यादा रिटेलर्स फंसेंगे इस न्यूज से कि बायबैक आने वाला है, बायबैक के लिए शेयर खरीद लो। और उसके बाद में वो हाई पे जाके 4000 पे जाके ट्रैप हो जाएंगे, उनके 1-2 शेयर्स हार्डली
बायबैक के लिए जाएंगे, बाकी के सारे शेयर्स उन्हें 4,000 रुपए पे अगले पूरे साल के लिए होल्ड करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपका देखो, या तो आप टीसीएस में पुराने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने बड़े शेयर्स को केवल इस बायबैक की न्यूज पे जाके ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना, और आप रिटेलर हो, तो पहले बता देती हूँ कि आपके हार्डली 4-5 शेयर्स बायबैक के लिए जाने वाले हैं, और बाकी के सारे शेयर्स आपके अकाउंट में उन्हीं प्राइसेस पे, जिन जिन हायर प्राइसेस पे आप इसमें एंट्री करोगे, उन प्राइसेस पे आपको अगले पूरे साल रखने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपका टीसीएस में लॉन्ग टर्म व्यू है, आपको इंडियन आईटी सेक्टर में कुछ अच्छा फ्यूचर दिखाई देता है, तो आप टीसीएस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं। टीसीएस ठीक है, मतलब आपका पैसा 5-7-10% से ग्रो करती रहेगी हर साल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वक्त कोई बड़ा जंप अगर आप किसी आईटी लार्ज कैप में देख रहे हैं तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो थर्ड पेज पे थी। पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देती हूँ, कुछ खास न्यूज़ है नहीं, है ना। जो भी आईपीओ में डील करते हैं वो ये आईपीओ वाली न्यूज़ देख लें। इसके अलावा जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी ये थी कि बॉन्ड यील्ड में काफ़ी तेज़ी आई हुई है इन दिनों में, और इसकी वजह से देखो, बॉन्ड यील्ड में तेज़ी आने का सीधा सीधा सा मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है। तो ऐसे में खास करके इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर में डील कर रहे हैं, जिनके पास भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं, उन शेयर्स की मैं बात करूं तो बैंकिंग में सॉरी, वही शेयर्स में ज्यादा तेजी आएगी जिन बैंक्स के पास इस वक्त लिक्विडिटी का मैनेजमेंट है। लिक्विडिटी आ रही है, लिक्विडिटी दो तरीके से आती है, या तो वो आरबीआई से उधारी लेके आती है, या फिर वो जो जनता जहां पे ज्यादा पैसा जमा कराए, जिस भी बैंक में ज्यादा पैसा जमा कराएगी, है ना, करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में, दो तरीके से किसी भी बैंक में लिक्विडिटी आती है। ठीक है, अब क्या हुआ है ना कि जो बड़े जिन बैंक्स का नाम मैं नहीं लूंगी, जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, उनके पास क्या समस्या है ना, अब आगे आने वाला है इलेक्शन, और इलेक्शन में जो फंडिंग होती है ना गवर्नमेंट, वो फंडिंग का रास्ता मैं आपको पुराने किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, या आगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं बता दूंगी। थोड़ा सा एक मतलब कंसेप्चुअल चीजें हैं सारी, कि जो ये इलेक्शन फंडिंग होती है, इसको गवर्नमेंट पीएसयूज किस तरह से पूरा करवाते हैं, एक सर्कल है पूरा इकोनॉमी का, आगे किसी वीडियो में बता दूंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो। एनीवेज, जो भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, उनके पास हो सकता है लिक्विडिटी क्रंच हो, लिक्विडिटी उतनी ना हो आगे लोन में घुमाने के लिए। लेकिन मैं अपने बैंक की बात करूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखो, टोटल डिपॉजिट्स की अगर बात करूं तो वहां 22% का इंक्रीज हुआ है टोटल डिपॉजिट्स में। सितंबर 2022 से मैं अगर डेटा कंपेयर करूं सितंबर 2023 के डेटा को, ठीक है, और इसी के साथ इनके ग्रॉस एडवांसेस भी सर्ज किए हैं 24% से, और कंपनी ने अभी 19 सितंबर को ही 5.15 बिलियन रुपीस के बॉन्ड जारी किए हैं। और इसी के साथ देखो, बॉन्ड जारी किए हैं मतलब बॉन्ड है लॉन्ग टर्म, 5 से या 10 साल के कम से कम, ठीक है। तो कंपनी के तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास पैसा भी आ गया है। पैसा किसी भी फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है। तो आप जिस भी बैंक में निवेश करने जा रहे हो ना, बस उनके पास ये देख लीजिए कि उनके पास कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो अच्छा है, क्योंकि जितना कैश उनके पास आएगा तो बैंक के पास उतना ही ज्यादा पैसा होगा लोन में घुमाने के लिए। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं तो इनके पास टोटल डिपॉजिट्स की भी, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में टोटल डिपॉजिट्स में भी इंक्रीज है 22% का। इसी के साथ में ग्रॉस एडवांसेस भी सर्च किए हैं 24% से, और 5.15 बिलियन रुपीस के इन्होंने बॉन्ड भी जारी किए हैं 19 सितंबर को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बैंक ने अपना MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, जिस मिनिमम दरों पे कोई भी बैंक बाहर अपना लोन देता है, दैट इज, ये बैंक खुद डिसाइड करता है वो MCLR, उसको भी बैंक ने 8.5% से बढ़ा के 8.6% कर दिया है सितंबर ऑनवर्ड्स। तो देखिए, बैंक बड़े बड़े लोन्स देते हैं ना, कॉर्पोरेट लोन्स देते हैं, सपोज 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, और ऐसे में 0.1% का इंक्रीज भी अगर बैंक लोन दे रहा है और उसमें बैंक 0.1% का लोन का इंक्रीज भी कर रहा है, तो वो बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना।
तो इस तरह से ये 3-4 न्यूज इकट्ठी होकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए आगे भी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है। आगे भी 3-4-5-6 महीने बैंक्स के लिए सेफ हैं, मेरे बैंक के लिए सेफ हैं। आपके पास जो भी बैंक है आप बस उनमें ये देख लीजिए कि बॉन्ड यील्ड देखिए, बॉन्ड यील्ड इसमें सबसे लास्ट की लाइन देखिए, बैंकिंग व्यवस्था में लिक्विडिटी पर दबाव जारी, ये बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से है ना। तो अगर आपके बैंक के पास इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी कम है, तो फिर बैंक को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है किस चीज में, आगे वो लोन नहीं दे, लोन कम दे पाएगा, और लोन कम दे पाएगा तो क्या होगा, लोन कम देने की वजह से बैंक के मार्जिन्स कम होंगे, उनको नेट प्रॉफिट कम होगा। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये सारी चीजें अरेंज कर ली हैं, तो जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे पीसफुली इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब बाकी आपके पास जो भी बैंक है आप उसका ये सारी चीजें चेक कर लीजिए, ठीक है। और मेरी न्यूज अच्छी लगी हो आज के लिए बस इतना ही है, कुछ खास और है नहीं। एक न्यूज और थी, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि अभी सिक्किम में ना बाढ़ प्रणाली, मतलब सिक्किम में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो उसको कम करने के लिए वहां पे जो उपकरण सेट किए गए थे ना, वो उपकरण काम ही नहीं किए और वहां पे फ्लड आ गई। मतलब मैनेजमेंट के लिए लगाई गई थी लेकिन वो फ्लड आ गई है ना, लोनाक लेक है वहां पे, उससे वो फ्लड आई। लेकिन अब ऐसा ही ये न्यूज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ शेयर मार्केट में भी अब बहुत सारी चीजें लगाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, सेबी ने, कि माल प्रैक्टिसेस को रोकें, बेकार की सेलिंग को रोकें। जैसे इस वक्त जो सेलिंग आई हुई है बिल्कुल बेकार की सेलिंग है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन फिर भी मार्केट में सेलिंग है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आप लोगों को डरना नहीं है, ये जो सेलिंग है ना, ये एक अच्छे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अच्छी कंपनीज में आपको, जो भी अच्छी कंपनी, जिन भी कंपनीज पे आपका विश्वास है, आप उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करके और पीसफुली आप वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। बेशक मार्केट इस वक्त नेगेटिव है, बट कोई बड़ी नेगेटिविटी मैं इंडियन शेयर मार्केट में अभी नहीं देखती हूँ, ठीक है। मेरी न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना, अपने किसी फ्रेंड को बता देना, ठीक है। और बस थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।